हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो लेक्चर में हिंदी पढ़ेंगे। यानी आज से देखिए हम हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे करके आपके सारे सब्जेक्ट हम कंप्लीट करवाएंगे। और ठीक है, और जैसे ही सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उनका चैप्टर वाइज रिवीजन भी आपको करवा देंगे। यानी अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परीक्षा के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, उससे पहले हम सिलेबस भी पूरा करेंगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से करवाएंगे। नहीं, देखिए हम हिंदी को इस हिसाब से पढ़ाएँगे कि आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपने अच्छे से पूरी क्लास समझी, ठीक है, और लगातार क्लासेस करते रहें, तो इससे देखिए आप सीटेट भी अगर देंगे, ठीक है, सीटेट या यूपी टेट, तो आपको देखिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आपको मैचिंग मिलेंगे। यानी अगर आपने यहाँ अच्छे से पढ़ा, तो आपको सीटेट में भी इसका फ़ायदा मिलेगा, यूपी टेट में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इस हिसाब से हम आपको कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और दोस्तों को भी जोड़ते रहना है। और हिंदी का देखिए इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, हिंदी का बहुत छोटा सिलेबस है, हम इसको बहुत ही जल्द पूरा कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हमें हिंदी में कौन-सा चैप्टर पढ़ना है, तो पहला चैप्टर है, ठीक है? चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा में ध्वनि को समझना एवं शुद्ध उच्चारण। यानी ठीक है, हिंदी भाषा में हमें ध्वनि को समझना होगा, ठीक है? और फिर उसका उच्चारण। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए पहले हमें समझना होगा भाषा, ठीक है? हिंदी को समझने से पहले यानी हमें समझना होगा कि भाषा क्या है? यानी भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। यानी भाषा के द्वारा देखिए हम अपने विचारों को, भावों को दूसरों के साथ व्यक्त करते हैं, ठीक है? तो देखिए भाषा के प्रकार कौन से होते हैं? तो चलिए समझते हैं। देखिए भाषा होती है मौखिक, यानी जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है। तो एक भाषा होती है जिसे मौखिक भाषा, जिसे हम क्या करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं, यानी अपने विचारों को, भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं। और दूसरा है, देखिए दूसरी है लिखित भाषा, जिसे हम लिख कर पढ़ सकते हैं, यानी हम लिख कर व्यक्त करते हैं, ठीक है। और तीसरी है देखिए संकेत भाषा, या इसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा, यानी मूक बधिर लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। यानी जो सांकेतिक भाषा है, तो जो लोग बोल नहीं सकते, मूक मतलब जो लोग बोल नहीं सकते, बधिर जो सुन नहीं सकते, यानी जो बोल और सुन नहीं सकते, ठीक है? वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भाषा देखिए सांकेतिक जो भाषा होती है, इन दोनों भाषाओं से काफ़ी कठिन होती है। कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग अंपायर क्रिकेट के दौरान जो निर्णय देता है, यानी जब कोई खिलाड़ी आउट होता है, तो देखिए जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। या आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो संकेत भाषा का प्रयोग करती है। यानी जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो यातायात के आवागमन जारी करने के लिए वो किस भाषा का प्रयोग करता है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग। अगर देखिए पूछा जाए कि सबसे सरल भाषा, तो होती है मौखिक भाषा। जो मौखिक भाषा होती है, वो सरल भाषा होती है। अगर पूछा जाए सबसे कठिन भाषा, तो होती है सांकेतिक भाषा। ये सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। ठीक है? चलिए समझते हैं ध्वनि, यानी ध्वनि का अर्थ है मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभव के आदान-प्रदान करने का माध्यम भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। यानी देखिए हम अपने विचारों और भावों को कैसे प्रकट कर पाते हैं, यानी अपने भावों और विचारों, अनुभव को, ठीक है, हम भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, ठीक है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो क्या होती है? ध्वनि। यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको पांचों क्वेश्चन नोट करके लिख लेना है। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि है, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वर्ण है, ठीक है। अगला है देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर ठीक है मौखिक या लिखित ना पूछे, केवल डायरेक्ट ऐसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है। फिर देखिए अर्थ के आधार पर, यहाँ पर होगा अर्थ, यानी अर्थ के आधार पर छोटी इकाई, ठीक है, तो शब्द है, ठीक है। और भाव अथवा भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई तो वाक्य है, ठीक है। इनको आपको एक जगह नोट करके लिख लेना है। चलिए समझते हैं हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती है, वही ध्वनि या आवाज है, ठीक है। ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण किसे कहते हैं? तो जैसे अक्षर जो होता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, ये क्या है? ये वर्ण है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण। यानी आवर्ण, बड़ा आवर्ण, ये सब क्या है? ये वर्ण है। यानी वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो आ से लगाकर ज्ञा तक होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं वर्णमाला।
तो देखिए वर्णमाला समझिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है? तो वर्ण हुआ। अब देखिए वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह। अगर इस प्रकार लिखा है, एक सिंगल आ, अकेला आ लिखा है, तो ये वर्ण है। अगर सब पूरा हम वर्णमाला लिख दें, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है? यहाँ से हम क्या तक लिखते चले जाएँ, तो ये वर्णों का एक समूह बन गया। अगर वर्णों का समूह बन गया, तो ये क्या हो गया? वर्णमाला हो गया, ठीक है? हिंदी वर्णमाला में 52 शब्द हैं। ठीक है? यानी हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द हैं? 52 शब्द हैं, जिनमें स्वर 11, ठीक है? स्वर स्वर कितने हैं? 11, अयोग, वाह, ये एक में ही है। देखिए अयोग, वाह, तो ठीक अयोग, वाह कितने हैं? 2, और व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 तथा द्विगुणित व्यंजन 2 हैं। ठीक है? चलिए अब इनको हम समझते हैं। देखिए वर्ण टोटल कितने होते हैं? 52। ठीक है? वर्ण कितने हैं? तो देखिए स्वर होते हैं ये, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं वर्ण। तो देखिए स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33, ठीक है? और 2 हैं अयोगवाह, तो जोड़िए देखिए अयोगवाह। अभी हम इनको आगे समझेंगे। अयोग, वाह, ये होते हैं 2, ठीक है? तो यानी स्वर टोटल कितने हुए? अगर 13, और व्यंजन देखिए, व्यंजन है 33, और क्या कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, ठीक है? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, देखिए संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है? देखिए 2 होते हैं द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए अंगा होता है एक, और एक होता है ट, ठ, ड, ढ, ये होता है ढ। यानी ये होते हैं द्विगुणित व्यंजन। तो देखिए टोटल जोड़िए, 4 तो 6 9, ये कितने हुए? 4 2 6 3 9 3, ये टोटल 39 हुए, और 13 और जोड़िए, तो ये 9 3 12 के 2, और 3 1 4 1 5, ये टोटल हुए 52। इस प्रकार होते हैं 52। लेकिन हमें अब इनको हम यहाँ पर हमने केवल थोड़ा सा आपको परिचय बताया, ठीक है? अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि अयोग वाह कौन से होते हैं, संयुक्त कौन से होते हैं, इनका हम वर्णों को अब डिटेल से समझते हैं। तो देखिए स्वर और व्यंजन यानी वर्णों के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए स्वर होता है और व्यंजन, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वर, यानी स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द स्वर कहलाते हैं, यानी जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। तो देखिए अथवा देखिए परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुँह से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, ठीक है? हिंदी में कितने स्वर होते हैं? आपके देखिए पाठ्यक्रम में भी 11 स्वर हैं, ठीक है? आपको 11 ही, अगर ऑप्शन पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो 11 ही लिखना है। लेकिन देखिए मूल भाषा में, अगर कहें कि मूल भाषा में कितने स्वर हैं, तो मूल भाषा में 13 स्वर हैं। ये 13 होते कैसे हैं? तो यहाँ समझिए। देखिए पहले समझिए कि 11 स्वर कौन से हैं। तो छोटा, बड़ा, छोटी, ये इतने जो हैं, आ से लगाकर औ तक, ये हैं 11 स्वर, ठीक है? ये हिंदी में अब कितने स्वर हैं? 11। लेकिन मूल भाषा में अगर स्वर पूछे जाएँ, 13 हैं। तो ये 2 बड़े कौन से? तो देखिए 2 होते हैं अयोग, वाह, अयोग, वाह। इन्हें हम कहते हैं देखिए अन और आह। ये 2 मिलकर क्या हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन, आह कैसे स्वर हैं? तो अयोग, वाह हैं। कैसे हैं? अयोग, वाह। यानी मूल भाषा में कितने हैं स्वर? 13, ठीक है? लेकिन अब प्रेजेंट टाइम 11, ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब समझिए स्वरों के प्रकार, यानी स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है देखिए प्रकार, मात्रा अथवा उदाहरण में, सॉरी यहाँ उच्चारण होगा। यहाँ पर क्या होगा? उच्चारण। यानी मात्रा अथवा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो देखिए पहला स्वर है देखिए ह्रस्व स्वर, ठीक है? यानी मात्रा अथवा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसका एक प्रकार कौन सा है? ह्रस्व स्वर। यानी यह वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण बहुत ही संक्षिप्त समय में होता है। यानी जो ह्रस्व स्वर होते हैं, इनका उच्चारण हम बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। तो देखिए कौन-कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 जो हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो 4 है, ठीक है? अब चलिए समझते हैं दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। इन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय तक होता है। यानी जो दीर्घ स्वर होते हैं, इनका उच्चारण हम ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लेते हैं। यानी इनका उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए उदाहरण, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ये कौन से हैं? दीर्घ स्वर। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? यानी कहेगा कि संयुक्त स्वर बताइए। ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त स्वर, तो आपको देख यही है ए, ओ, औ। यानी ए, ए, आए, ओ, औ। ये 4 जो होते हैं, ये होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है? इनको भी आपको साथ ही नोट कर लेना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सीटेट में भी ये पूछा जाता है। तो चलिए अब समझते हैं प्लूत स्वर। ठीक है?
प्लुत स्वर कौन से होते हैं? वह स्वर होता है जिसका उच्चारण सामान्य स्वरों से 3 गुना समय तक किया जाता है। यानी प्लुत स्वर वे होते हैं जिनका अगर हम उच्चारण कर रहे हैं, तो ठीक है, इनका उच्चारण करते समय हमें 3 गुना समय लगता है। यानी यह 3 मात्राओं का होता है। जैसे देखिए लिखा होता है जैसे ओम, ठीक है? ओम लिखा है इस प्रकार। तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे ओम, तब जाकर पूरा होता है। उसी प्रकार देखिए जैसे लिखा है, जैसे कोई छोटा बच्चा है जैसे अपनी माँ को पुकार रहा है, तो जैसे कह रहा है कि मैया, तो देखिए वो या शब्द को बहुत देर तक उच्चारित करता है। तो यानी क्या हो जाता है मैया, ठीक है? इसमें भी लास्ट में बहुत ज़्यादा उच्चारण में देर तक उच्चारण किया जाता है। अब अगला प्रकार है देखिए ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ठीक है? तो देखिए जो वृत्ताकार यानी जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो जीभ है, ठीक है? यानी जो हमारी होंठ है, वो वृत्ताकार आकार बन लेती है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। देखिए इनका आप उच्चारण करेंगे तो देखिए ऐसा लग रहा है कि हम वृत्ताकार जो होंठ की आकृति होती है, वृत्ताकार हो जाती है। और एक होते हैं अवृत्ताकार यानी छोटा ऊ, छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई। ये कैसे हैं? अवृत्ताकार। अगला है देखिए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। तो देखिए पहले होते हैं अग्र स्वर। अग्र कौन होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, री। यानी हम देखिए जीभ इनका अग्र जीभ से इनका उच्चारित करते हैं। इनको क्या करते हैं? हम आगे से उच्चारित करते हैं। देखिए मध्य, यहाँ माध्य नहीं होगा। मध्य देखिए आ होता है। इसका देखिए आप उच्चारण कीजिए तो जैसे तो मध्य जीभ से इसका उच्चारण हो रहा है। फिर है अगला देखिए पश्च। तो देखिए इसका बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। यानी इसका जो हम उच्चारण करते हैं पश्च का, तो पश्च जीभ के स्थान से इनका उच्चारण करते हैं। अगला है देखिए अनुनासिकता के आधार पर स्वर। तो जब किसी स्वर के उच्चारण में नाक की नली छिद्र से भी हवा निकलती है, तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा अगर चंद्र बिंदु लगी है, इस प्रकार चंद्र बिंदी, तो कैसा होगा? अनुनासिक स्वर। ठीक है? जैसे अनुनासिक के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। कौन-सा? पहला है अनुनासिक स्वर, यानी उच्चारण के समय मुख के साथ-साथ नाक से भी ध्वनि निकलती है। यानी जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख के साथ-साथ नाक से भी ध्वनि निकलती है। इन स्वरों पर एक विशेष चंद्र बिंदु लगा होता है। ठीक है? जैसे कोई भी इस प्रकार अगर चंद्र बिंदु लगा है तो वो कैसा है? अनुनासिक स्वर। ठीक है? जैसे यहाँ उदाहरण देख लीजिए, ये सब कैसे हैं? अनुनासिक स्वर हैं। जैसे देखिए हँसी, तांबा, मुँह, नाव, जब इनका उच्चारण करिए तो देखिए नाक से ध्वनि निकलती है। इसका देखिए दूसरा अनुनासिक का प्रकार है निर्नुनासिक स्वर, ठीक है? उच्चारण के समय केवल मुख से ध्वनि निकलती है, नाक बंद रहती है, ठीक है? इन स्वरों में कोई चंद्र बिंदु नहीं होता, यानी ये अनुनासिक का सेम उल्टा है बस, ठीक है? इसमें कोई भी चंद्र बिंदु नहीं होगी। तो ये कैसे हैं? निर्नुनासिक स्वर। अब चलिए समझते हैं व्यंजन, यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, यानी व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है? चलिए समझते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, ठीक है? जब उच्चारण के समय हवा का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है और फिर अचानक खुलता है, यानी फिर अचानक खुलता है तो ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है? यानी जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो हवा का मार्ग है पूरी तरह बंद हो जाता है, फिर अचानक खुलता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये कैसे हैं? स्पर्श व्यंजन। देखिए अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो ये टोटल 25 होते हैं। यानी का से लगाकर माँ तक होते हैं। कहाँ से? का से माँ तक। थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, मा। यानी का से लगाकर कहाँ से तक? का से माँ तक होते हैं। अब चलिए समझते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड़ खाते हुए मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो ठीक है, हवा किसी भाग से मुंह के किसी भाग से नहीं टकराती, ठीक है, स्वतंत्र रूप से निकल जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यानी उदाहरण समझिए य, र, ल, व। ये कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए अगला प्रकार समझते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। देखिए यहाँ पर एक टाइप कहीं छूट रहा है तो देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए। तीसरा है देखिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो चलिए देखिए इसकी परिभाषा पहले आप समझ लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे-धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है?
तो देखिए ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श, स और हा। ये चार होते हैं ऊष्म व्यंजन। इनसे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप अभी जैसे क्लास खत्म होगी आप देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला समझते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। पहला है देखिए स्पर्शी यानी जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं उससे हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। जैसे उदाहरण देखिए का ट त प वर्ग के प्रथम चार चार वर्ण यानी देखिए कौन से स्पर्शी व्यंजन होते हैं तो जैसे का वर्ग है टा वर्ग है ता वर्ग है और पा वर्ग इनके देखिए प्रथम चार चार वर्ण जैसे का वर्ग देखिए जैसे का हा गा और घा यानी ये जो चार वर्ण हैं ये कैसे हैं स्पर्शी हैं उसी प्रकार देखिए ता वर्ग ता हा त था ये कैसे हैं स्पर्शी व्यंजन इसी प्रकार पा वर्ग और ठीक है। अब अगला है संघर्षी ऐसी ध्वनियां जिनमें हवा सक्रिय मार्ग से घर्षण करते हुए निकलती है यानी जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हवा इस प्रकार निकलती है जैसे घर्षण करते हुए तो जैसे जिससे सी जैसी आवाज आती है जैसे आप इनका देखिए उदाहरण शा श सा ह ये देखिए कैसे हैं संघर्षी व्यंजन ठीक है और इनको देखिए हम अभी इससे पहले हम जब पढ़ रहे थे तो इनको हमने बताया कि ऊष्म व्यंजन यानी एक ऊष्म व्यंजन भी है। अब अगला है स्पर्श संघर्षी ऐसी ध्वनियां जो पहले स्पर्श होती हैं और फिर धीरे धीरे घर्षण के साथ खुलती हैं यानी स्पर्श प्लस संघर्ष का मिश्रण इन्हें हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी जैसे चा छ ज झा ठीक है यानी चा वर्ग का इसको आप इस प्रकार अगर याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए चा वर्ग के प्रथम चार वर्ण प्रथम चार वर्ण ठीक है यानी च छ ज झा ये कैसे हैं स्पर्श संघर्षी। अब अगला समझिए नासिक ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है मुंह से नहीं देखिए जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हवा क्या है नाक से निकलती है तो देखिए कौन से हैं सभी वर्णों के पंचमा अक्षर यानी सभी वर्ण जैसे का वर्ण का पंचमाक्षर का वर्ण का कौन सा है अंगा ठीक है अगर कहा जाए चा वर्ण का पंचमाक्षर तो क्या है इया ये कैसे हैं नासिक की ध्वनियां हैं ठीक है जैसे माँ ना ड़ अंगा इया ये कैसे हैं नासिक के व्यंजन। अगला है देखिए प्रकंपित या इसका दूसरा नाम है लुंठित ठीक है ऐसी ध्वनि जिसमें जीभ या अन्य अंग बहुत तेजी से कपकपाते हैं जिससे कांपने की कंपन की आवाज आती है ठीक है जैसे उदाहरण समझिए र जैसे आप रा का जब उच्चारण करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कंपन हो रहा है रा का उच्चारण कई भाषाओं में प्रकंपित होता है जैसे संस्कृत या मराठी का र। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रा के कितने प्रकार होते हैं तो देखिए एक होता है रा ये होता है स्वर सहित इसमें देखिए स्वर है और एक होता है इस प्रकार रा ठीक है और एक होता है देखिए जैसे आपने दिखा होगा लिखा होगा ट्रक ट्रक लिखा है तो यानी ये वाला रा ठीक है इस प्रकार रा और एक दूसरा होता है इस प्रकार रा यानी ये रा कितने टाइप के होते हैं चार प्रकार के होते हैं। ये लास्ट वाला जैसे है जैसे लिखा है कर्म ये वाला जो रा लगा है ये क्या है ये भी एक रा है यानी कितने हैं तो रा के चार प्रकार होते हैं। अगला है पार्श्विक जब हवा जीभ के किनारों से निकलती है और बीच में अवरोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं पार्श्विक जैसे उदाहरण ला ला एक ऐसा है पार्श्विक व्यंजन है यानी देखिए जो इसमें है जीभ जीभ बीच में छत से लगती है हवा किनारों से बाहर निकलती है यानी जीभ को जब आप ला कहते हैं जिसे कहते हैं ला तो जीभ देखिए ऊपर तालू से टच होती है। तो अगला है देखिए उत्क्षिप्त या इसे दूसरा नाम है इसका ताड़न जात ठीक है इसमें जीभ की नोक उलटकर तालू को कुछ दूर तक छूकर मुख द्वार को झटके से खोलता है ठीक है यानी इसमें जो जीभ होती है उसकी नोक है उलटकर तालू को टच करती है ठीक है और जब ध्वनि निकलती है तो एक झटके के साथ निकलती है जैसे उदाहरण है देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगा और ढा ये कैसे वर्ण हैं तो उत्क्षिप्त ठीक है या इसे दूसरा नाम है ताड़न जात ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब चलिए समझते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण यानी उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो पहला है देखिए कंठ जिनसे हम गला यानी गले से जिनका उच्चारण करते हैं ठीक है गले से कंठ मतलब गला आ छोटा आ बड़ा का ख ग घ अंगा और हा इनका देखिए हम उच्चारण कहाँ से करते हैं कंठ से यानी गले से करते हैं। दूसरा है देखिए तालव्य तालव्य मतलब तालु ठीक है
तालु यानी मुंह की छत, यानी जब आप जीभ को आप ऊपर टच कीजिए, जब ऊपर को आप टच करते हैं तो वो वाला जो स्थान है उसे हम कहते हैं तालु। यानी छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया, या, ये कैसे हैं? तालव्य, ये तालव्य वर्ण है। ठीक है, इनको हम देखिए, ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये जीभ हमारी तालु को टच करती है। अगला है देखिए मूर्धन्य, जीभ की नोक ऊपर की ओर, यानी मूर्धन्य जिसे मसूड़ों को, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है मसूड़ों को टच करती है। मसूड़े कौन से होते हैं? जैसे दांत के ऊपर जो मांसल एरिया होता है उसे हम कहते हैं मसूड़े। ठीक है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ये कैसे हैं? मूर्धन्य। इनका जब उच्चारण कर रहे हैं तो देखिए मसूड़ों को जीभ टच कर रही है, इसलिए इनको हम कहते हैं मूर्धन्य। और देखिए रा, री, स और रा भी हैं। अगला है देखिए दंत, ठीक है? यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है दाँत को टच करती है, जैसे त, थ, द, ध, न, ल। ये इनका देखिए उच्चारण जब कर रहे हैं तो जीभ क्या है? दाँत को टच कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है। अगला है ओष्ठ, यानी ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण हम होंठ से करते हैं, जैसे उ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, फ, म, व। देखिए इनका हम उच्चारण जब कर रहे हैं तो हमारा जो ओंष्ठ है इसमें एक आकृति बन रही है, ठीक है? और ओंष्ठ आपस में टच हो रही है, यानी स्पर्श कर रही है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।